एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंट मेंटर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बिशप जॉनसन स्कूल प्रयागराज का प्रीवियस ईयर में जो फाइनल का आपका पेपर आया था ईयर 2022 एंड 2023 का, उसी का सोल्यूशन हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हुए थे आपके पेपर में। तो पहला क्वेश्चन था, एमसीक्यूज थे। पहला क्वेश्चन था स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज कॉल्ड। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है? आपके कई सारे ऑप्शन है, इसमें से लीस्ट काउंट भी होता है और पिच भी होता है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है मेन स्केल की, उसको लीस्ट काउंट और पिच दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम। तो सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? इट इज 2 seconds। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री laden with fruits are shaken the fruits fall down ड्यू टू। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब किसी भी ट्री जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हो, उनकी ब्रांचेस को जब शेक किया जाता है तो फ्रूट्स नीचे क्यों गिर जाते हैं? तो इसका रीजन होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ थ्रस्ट। तो थ्रस्ट की ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है? इट इज kgf, किलोग्राम फोर्स। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एट द मैक्सिमम हाइट अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड हैज। तो ऑप्शंस हमारे क्या क्या हैं देख लेते हैं। वेलोसिटी नॉट जीरो बट एक्सेलरेशन जीरो। नहीं, ये सही नहीं होगा क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। नेक्स्ट है बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर जीरो। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने पर वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है, और अगर वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन खुद ब खुद जीरो ही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एज वी मूव अपवर्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इन अ लिक्विड इट्स। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक लिक्विड के अंदर सिंक हो जाता है तो इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं ऑलवेज। एक होता है उसका खुद का वेट और एक होता है उस पे लगने वाला अपथ्रस्ट। तो जब वो सिंक करता है तो उस कंडीशन में बॉडी का वेट जो होता है ये हमेशा अपथ्रस्ट से ज्यादा होता है। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। बाय एंड फोर्स इज मोर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो गलत होगा। नेक्स्ट है बाय एंड फोर्स इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, व्हेन मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इमेज इज। तो जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तो हमारी इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इसी दोनों में से कोई ऑप्शन हमें मिलेगा, तो इसमें ऑप्शन है हमारा वर्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट द वाइब्रेशंस यूज्ड फॉर डिसिपेटिंग फॉग्स ऑन द रनवे एट एयरपोर्ट्स आर। तो फॉग्स को हटाने के लिए कौन सी वाइब्रेशंस आपके इस्तेमाल करते हैं? तो वो होते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। टिन, एल्यूमिनियम, एबोनाइट और सिल्वर। तो इसमें सबसे बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा आपका सिल्वर। ठीक है, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट इज। ऑप्शन देखते हैं। सेम अलोंग द मैग्नेट, मैक्सिमम एट इट्स सेंटर, मैक्सिमम नियर इट्स एंड, मिनिमम नियर इट्स एंड। तो इसका ऑप्शन होगा आपका मैक्सिमम नियर इट्स एंड। पोल पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है बार मैग्नेट्स की। ठीक है, द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेट इज रिपल्शन, अट्रैक्शन, इंडक्शन एंड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो जो मैग्नेट का श्योरेस्ट टेस्ट क्या होता है? रिपल्शन। ठीक है, अगर वो रिपल कर रहा है तभी वो कंडीशन है कि मैग्नेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर flows through a conductor whose ends at a potential difference 4 volt, then the resistance of the conductor is। देखिए क्या क्या दिया है। करंट दिया है हमें 2 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 4 वोल्ट और हमसे रेजिस्टेंस पूछ के रखा है। ठीक है, सो हमने ओम्स लॉ पढ़ के रखा है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो V है हमारा 4 वोल्ट और करंट है 2, तो कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन में ये 20 नहीं होगा, ये ओम का सिंबल है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, विच मिरर इज यूज्ड बाय ऑप्टिशियंस टू प्रोवाइड फॉल्स डायमेंशन। फॉल्स डायमेंशन देने के लिए तो प्लेन मिरर का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड आर। तो जब परपेंडिकुलर रखते हैं तो देखिए 3 बनती है, ये तो मुझे याद है, लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाय एन, ठीक है, सॉरी 360 डिग्री बाय थीटा विच इज इक्वल्स टू एन। तो यहाँ पे थीटा क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर रख रहे हैं तो थीटा हमारा क्या है 90, कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4 और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बन गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car in motion is brought to rest by applying brakes. Name the force responsible for bringing it to rest. तो कौन सा फोर्स कार की मोशन को रेस्ट में लेकर के आता है, तो वो होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही वो ऑब्जेक्ट आपका रुकता है। नेक्स्ट, ये कौन सा फोर्स है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। What is the direction of the above identified force with respect to the motion? तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो कार की मोशन होगी उसके ऑपोजिट ही लगता है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स रिलेटिव डेंसिटी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.7। कैसे किया मैंने, जब भी आपकी डेंसिटी ऐसे CGS यूनिट में दे के रखी हो, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे करके रखी होगी, तो जो उसकी डेंसिटी होती है वही उसकी रिलेटिव डेंसिटी भी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ इट्स रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर भी नहीं लगाया है, ठीक। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। द मीटरोलॉजिकल यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार, व्हाट वैल्यू ऑफ 1 बार इन पास्कल, ठीक है। देखिए एक बार में कितने पास्कल होते हैं, तो 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ कैविटी, स्टेट वन मोर यूज ऑफ दैट मिरर, ठीक है। देखिए हमें अगर डॉक्टर को कैविटी देखनी है तो मतलब उसको उस ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देखना है, तो इनलार्ज हमारा कौन सा मिरर बना पाता है, तो वो होता है कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट्स को इनलार्ज करके दिखाता है, दैट्स वाई डेंटिस्ट जो है कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग इट, ठीक है। और स्टेट वन मोर यूज ऑफ दैट मिरर, तो हम लोग इसका इस्तेमाल ऑप्टिशियंस करते हैं, ठीक है, ये लिख देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द यूनिट्स ऑफ वेट इन CGS एंड SI सिस्टम। तो CGS यूनिट में आपका वेट की यूनिट हो जाएगी डाइन, एंड SI सिस्टम में वेट की यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फोकल लेंथ, हाउ इज इट रिलेटेड टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ क्या होता है, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ दैट मिरर, ठीक है। किसी भी मिरर के पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, इसको स्मॉल f लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये लाइन भी बढ़ा सकते हैं आप उसमें। और इसका रिलेशन हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ बताना था, तो जो स्मॉल f होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज ऑफ 2000 कूलम flows through a conductor for 3 minutes and 20 seconds, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है। देखिए क्या दिया है, हमें चार्ज दिया है, यानी ये Q की वैल्यू है 2000 कूलम एंड टाइम गिवन है कितना 3 मिनट 20 सेकेंड। 3 मिनट 20 सेकेंड मेरे कितने हो गए, अगर हम लोग उसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3 मिनट इज इक्वल टू 180 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड, यानी टोटल टाइम हो गया हमारा 200 सेकेंड्स, ठीक है। हमसे करंट पूछा है, तो करंट इज इक्वल टू Q बाई T, यानी 2000 बाय 200
यानी हमारा आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, इसलिए आंसर लिख दिया हमने 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टू डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट में दो डिफरेंस लिखने हैं। तो देखिए नेम वाइज ही क्लियर है, टेम्परेरी है होता है इनमें चीज़ें और परमानेंट होती है। तो टेम्परेरी वाले में आप पहला पॉइंट ये बना सकते हैं कि टेम्परेरी मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म होता है वो टेम्परेरी रहेगा, ठीक, और परमानेंट का मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म होता है वो परमानेंट रहता है, ठीक, ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या बना सकते हैं कि जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं उनको हम लोग इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। डीमैग्नेटाइज करना टेम्परेरी मैग्नेट को बहुत आसान है, बस जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो मैग्नेट बना है आप उसे हटा लीजिए, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना इतना आसान नहीं होता है, दे कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप बना के इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज अ बैटरी? तो बैटरी क्या होती है? बैटरी इज अ सिंपल डिवाइस, ठीक है, एक सिंपल डिवाइस होती है जो क्या करती है, आपकी केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। आपको ये लिखना है कि बैटरी एक सिंपल डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। कैसे कन्वर्ट करती है? बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसकी हेल्प से ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ड्रॉ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स इन अ सीरीज। तो इसका डायग्राम आपको ऐसे बनाना, देखिए ये ऐसे बना दिया, ये एक सेल हो गई, दूसरी सेल और ये तीसरी सेल, ठीक है। यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये आपका इसका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ बैट एमिट्स एन अल्ट्रासोनिक साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 0.25 मेगाहर्ट्ज, कैलकुलेट द टाइम इन विच वन वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। देखिए यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.25 मेगाहर्ट्ज एंड हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या है? टाइम, ठीक है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें मेगा हर्ट्ज में दी है, तो इसको हम लोग हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.25 इंटू 10 की पावर 6, इससे इंटू कर देंगे। मेगा हमारा 10 की पावर 6 के लिए प्रेफिक्स होता है, ठीक। तो बस सिंपली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है? 0.25 इंटू 10 की पावर 6। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, और 10 की पावर 6 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10 की पावर -6, ठीक है। टाइम पीरियड है तो यूनिट क्या बनेगी हमारी? सेकेंड्स बनेगी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? वैसे तो मैंने यहाँ मेंशन किया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिंपल सा मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पहला पॉइंट तो ये रहता है इंसिडेंट रे, ठीक है, जो हमारी इंसिडेंट रे रहती है नॉर्मल होती है एंड रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं। 3 रेज होती हैं, तो ये तीनों की तीनों सेम प्लेन में लाया करती हैं, ठीक है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यही बात आपकी यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई डू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स गेट डैमेज्ड ड्यूरिंग सीवियर फ्रॉस्ट। तो जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो सीवियर फ्रॉस्ट के दौरान डैमेज्ड क्यों हो जाते हैं? तो देखिए इसका रीज़न क्या है। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें क्या होता है? सेल सैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, इट इज़ अ लिक्विड। तो सेल सैप के अंदर वाटर एज अ लिक्विड कंटेंट होता है। तो वाटर के साथ एक बिहेवियर आप लोगों ने पढ़ा होगा हीट एनर्जी में कि वाटर एनॉर्मलसली एक्सपैंड करता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से जब उसका टेम्परेचर बिलो जाता है तो वाटर कंट्रैक्ट करने की बजाय क्या करता है? एक्सपैंड करता है। तो इस एक्सपेंशन की वजह से जो वाटर होता है उनकी सेल वॉल्स में ब्रेक कर जाता है, जिससे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, स्टेट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है हमारी प्रेशर की, पास्कल होती है, और दो फैक्टर्स बताने हैं जिसपे प्रेशर डिपेंड करता है एक लिक्विड में। तो फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा डेप्थ, ठीक है, डेप्थ पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा डेप्थ होती है उतना ज़्यादा प्रेशर होता है। एंड सेकेंड फैक्टर हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है, लिक्विड की जितनी भी ज़्यादा डेंसिटी होती है उतना ज़्यादा प्रेशर लगता है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग मास। मास को मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल बैलेंस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg व्हेन इट हैज अ लीनियर मोमेंटम 5। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, मास गिवन है एंड हमें दिया है लीनियर मोमेंटम यानी p गिवन है। हमसे वेलोसिटी पूछा है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल्स टू mv। हमसे v पूछा है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, p बाय m। p कितना है 5, मास कितना है 0.5, डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बन जाएगा 10, और वेलोसिटी है तो यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली दिस, what would be the displacement of the earth about its own axis after 24 hours। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ये तो जीरो ही होने वाली है क्योंकि अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करके वापस वो वहीं पे रहने वाली है ना। तो जब आपका पोजीशन चेंज नहीं होती है उसी पोजीशन पे रहती है बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इफ द ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ओके, ये वाली सिचुएशन कही है, ये आपका टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल आपको ऐसा ग्राफ दिख रहा है तो ये क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि बॉडी इज स्टेशनरी। ठीक है, बॉडी स्टेशनरी यानी बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ कैन यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द स्लोप। ठीक है, जो स्लोप बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का उसके नीचे का जितना भी एरिया, जैसे एग्जांपल आपका ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो ये आपका ग्राफ बना है, इसका ये स्लोप हो गया, इसके नीचे का जो भी एरिया होगा उसको कैलकुलेट करने से हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। हीट क्या होती है, हीट बेसिकली टोटल एनर्जी होती है ऑफ द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। बट टेम्परेचर क्या होता है, उन्हीं एवरेज एनर्जी का मेजरमेंट होता है। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज एनर्जी का मेजरमेंट होता है टेम्परेचर। और हीट इज डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर, जैसे कि स्पीड है, पार्टिकल की साइज है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, इन सब पे डिपेंड करती है हीट, लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए जब भी किसी लिक्विड या किसी फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या होलली इमर्स करते हैं तो क्या होता है, उससे वो अपने वेट की वजह से, ड्यू टू इट्स वेट, ये कुछ लिक्विड को ऊपर डिस्प्लेस करती है। ठीक है, तो जितना लिक्विड वो ऊपर डिस्प्लेस करती है उस लिक्विड का वेट इक्वल होता है अपथ्रस्ट ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, उस बॉडी पे जितना भी अपथ्रस्ट लग रहा होता है वो किसके इक्वल होता है, जितना भी लिक्विड वो डिस्प्लेस करती है उसके वेट के। तो ये यहाँ पे मैंने इसका आंसर मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई हाइड्रोजन फिल्ड बलून्स फ्लोट अपवर्ड्स ऑन बीइंग रिलीज्ड। तो क्वेश्चन ये है कि जब किसी भी बलून जिसमें हाइड्रोजन फिल हो
तो वो अपवर्ड क्यों राइज करता है जब उसको रिलीज किया जाता है? तो देखिए, पहला रीजन तो ये होगा क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, आपकी लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, काफी हल्का होता है हाइड्रोजन, और जिसकी वजह से जो उस पर अपथ्रस्ट लग रहा होता है ड्यू टू एयर, वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ दैट बलून, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बलून जो है, वो ऊपर की ओर राइज करता है, ठीक है। जैसे आपका अगर ये बलून है, तो इसमें अगर मैंने जो हाइड्रोजन गैस फिल करके रखी है, उसका वेट और जो एयर यहाँ से अपथ्रस्ट इसके ऊपर लगा रही होगी, वो अपथ्रस्ट क्या होता है, इसके वेट से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन बलून है वो ऊपर की ओर राइज करते हैं, ना कि नीचे जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हमारी लाइट एलिमेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। जब किसी फ्लूइड के अंदर किसी बॉडी को इमर्स करते हैं, तो उसमें कौन कौन से दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं? तो पहला फैक्टर तो ये होता है कि बॉडी का खुद का वेट, ठीक है, ये फोर्स लग रहा होता है। दूसरा उस पर क्या लग रहा होता है, अपथ्रस्ट, ठीक है। ये दो फोर्सेस उस पर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी जूल्स मेक 1 कैलोरी। तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल, जिसको नियरली कितना लिख देते हैं हम लोग, 4.2 जूल्स, ठीक है। नेक्स्ट, a stone dropped from the top of a tower take 4 seconds to reach ground level, taking g is equals to 10, calculate the height of the tower. Okay, time given है हमें यहाँ पे 4 seconds and g की वैल्यू है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस आपके स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, किसी को ऐसे, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ के जब ड्रॉप करते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, हाइट, हाइट कितना वो कवर करेगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला जो अप्लाई होगा, वो इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, दैट इज h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। उसमें से जो ये वाला जो फैक्टर है यू टी वाला, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि u यहाँ पे हमारा क्या है, 0 है। तो बस हमारा कितना बचेगा फैक्टर, h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, यही वैल्यू रख देंगे इसमें। तो g की वैल्यू है 10 एंड टाइम कितना है 4, तो 4 इंटू 4 करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 80, ठीक है। टावर की हाइट हो जाएगी हमारी, टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, 80 मीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो दो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या हो जाएंगे, पहला हो गया कोल, ठीक, रिन्यू नहीं हो पाता इजिली। दूसरा आप लिख लीजिए पेट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेट वन लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का वन लिमिटेशन आप ये लिख सकते हैं कि ये तभी वर्क करता है जब सनलाइट प्रेजेंट हो, ठीक है। और या फिर आप ये लिख सकते हैं कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जब हम इसको इंस्टॉल कराते हैं सोलर पैनल्स को, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा फीजिबल नहीं है। और सन जिस दिन प्रेजेंट होता है तो उस दिन इसके पैनल्स वर्क करेंगे, अदरवाइज अदर डेज पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, बाय विच नेम हीट एनर्जी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो हीट एनर्जी होती है उसका और क्या नाम होता है, इट इज जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ इज काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम दी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आंसर यहाँ मेंशन है, देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइंड ऑफ एनर्जी जो कि बॉडी के पार्टिकल्स जब मोशन में होते हैं उसकी वजह से होती है। और पोटेंशियल एनर्जी इज द टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इट्स स्टेट, बॉडी की स्टेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, बट पोटेंशियल एनर्जी इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट है, द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर काइनेटिक एनर्जी
स्पीड एंड मास, ठीक है, फॉर्मूले से लिखा है। या आप तीसरा पॉइंट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं इसका। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा mgh। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले से देखें तो ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, पर पोटेंशियल एनर्जी मास, ग्रेविटी एंड हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड वन एग्जांपल ऑफ इरेगुलर। तो रेगुलर में आप लिख लीजिए प्लेन सर्फेसेस, या प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्लेन है, पॉलिश्ड सर्फेसेस है। ठीक है, और इरेगुलर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वॉल लिख दीजिए, पेपर लिख दीजिए, स्टोन लिख दीजिए। ठीक है, एक ही लिखना था बस यहाँ पे। विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हेल्प अस टू सी इमेजेस अराउंड अस। तो हमें कौन सा टाइप का रिफ्लेक्शन हेल्प करता है अपने आसपास की चीज़ें देखने में, तो वो होता है इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की हेल्प से ही हम लोग अपने अराउंड की चीज़ें देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जब पैरेलल होते हैं तो उस समय इनफाइनाइट इमेजेस ही बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में तो देखिए जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, एंड दो ही लिखने हैं ना, तो सेकंड आप लिख दीजिए लैटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द वेवलेंथ ऑफ द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज होना चाहिए यहाँ पे, is 2 centimeter if the wave velocity is 16 मीटर पर, यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक मिसप्रिंट है, 16 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है, हमसे कैलकुलेट करने को क्या बोला है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड एंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमें वेवलेंथ गिवन है क्वेश्चन में, वेवलेंथ है 2 सेंटीमीटर और वेव वेलोसिटी गिवन है हमें 16 मीटर पर सेकेंड, एंड हमसे पूछा है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इसमें आपका ये रिलेशन काम आएगा, v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, एफ इज इक्वल्स टू b बाय लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट ठीक नहीं है, लैम्डा सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 मीटर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो v हमारा है 16, वेवलेंथ हो गई 0.02, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 800 हर्ट्ज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें 800 हर्ट्ज। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ही होती है, अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/f विच इज इक्वल टू 1/800। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, देखिए 1/8 होता है 12.5, और जब इसको 100 से और डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.125 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मेंट बाय न्यूट्रल पॉइंट्स। देखिए न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, बाकी इसको एक्सप्लेन मैं कर दे रही हूँ। देखिए जब भी दो मैग्नेट्स जिनमें जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, जैसे ये दो मैग्नेट मैंने सेम पोल्स वाले लिए हैं तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट इनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, तो आपको बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब आपके जैसे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, जब दो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होते हैं बट उनका जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है, तो वहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। और जब न्यूट्रल पॉइंट पे आपकी कंपास की नीडल रखी जाती है तो वो किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट कर सकती है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं रहता है कि किस डायरेक्शन में जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस at a particular place with a sudden decrease in atmosphere pressure, how will speed of sound change। देखिए ये फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इतनी है और प्रेशर चेंज होने पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड में नो चेंज आएगा। आप सिंपल से इसका रीज़न भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे रीज़न लिखने के लिए नहीं पूछा है, बस सिंपली पूछा है क्या होगा, तो आप लिख देंगे
नो चेंज, और अगर रीजन भी लिखना चाहे तो रीजन ये लिख देंगे बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन ऑन द सर्फेस ऑफ लेक इज हर्ड बाय अ बोटमैन जो कि उससे 100 मीटर दूर है, और एक डाइवर जो कि उससे 100 मीटर बिलो है। तो इसमें क्वेश्चन हमसे क्या है, ऑफ द टू पर्सन मेंशन्ड बोटमैन एंड डाइवर हु वुड हियर द साउंड फर्स्ट। बोटमैन और डाइवर में से कौन पहले आवाज सुनेगा, तो वो आपका ऑप्शन होगा डाइवर। देखिए क्यों, मैं बताती हूँ। डाइवर क्यों सुनेगा पहले, क्योंकि जो साउंड की स्पीड होती है वो वाटर में यानी लिक्विड में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है, तो एयर में मैं लिख दे रही हूँ, एयर में होती है अप्रॉक्सीमेटली, मैं लिख रही हूँ 340 मीटर पर सेकेंड, या 330 भी लिखा होगा, इसी के रेंज में रहती है, 330 टू 340 के रेंज में रहती है। और वाटर के अंदर कितनी रहती है, 1500 मीटर पर सेकेंड, ये भी अप्रॉक्सीमेट ही है। ठीक है, तो इन्हीं वैल्यूज़ को अगर आप इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दी है, यहाँ पे भी डिस्टेंस दी है, आपको क्या निकालना है, टाइम। ठीक, तो टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आपको बोटमैन के लिए लगाना है तो 100/340 करेंगे, और डाइवर के लिए लगाना है तो 100/1500 करेंगे। ठीक है, वैसे तो क्लियरली विजिबल है ये 340, इसका डिनोमिनेटर कम है उसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो यहीं पे टाइम कम आएगा। इसी वजह से जो डाइवर होगा उसको पहले सुनाई देगा, बाकी आप इसको कैलकुलेट भी करके देख लीजिएगा, जो डाइवर में होगा उसमें टाइम कम आएगा। ठीक है, तो कम टाइम में डाइवर के पास, हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा था कि किसके पास पहले पहुंचेगी, तो डाइवर के पास पहले पहुंचेगी। ठीक, नेक्स्ट है रीज़न भी देना, तो रीज़न मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो वाटर में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर, यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव। देखिए इसका आंसर यहाँ पे है, साउंड वेव और लाइट वेव में क्या फ़र्क होता है, सबसे पहला स्पीड का। ठीक है, ओके यहाँ लिखी हुई है देखिए 330 होती है। ठीक है, तो 330 आप यहाँ पे कर लीजिए, वैसे तो इसी रेंज में रहती है 330 टू 340, आपको किसी किसी में बुक्स में आपको 340 भी मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो स्पीड साउंड की कितनी होती है 330, और लाइट वेव की कितनी होती है 3 × 10⁸ और साउंड वेव को मीडियम चाहिए होता है, लाइट वेव को मीडियम नहीं चाहिए होता है। साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं किसी भी मीडियम के तो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। लाइट वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ए। ठीक है, एक स्फीयर ए है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, एंड अ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर बी, एक स्फीयर बी है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, सच दैट दे आर ब्रॉट इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बाय अ कॉपर वायर। तो जब इनको कॉपर वायर के साथ कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो क्वेश्चन हमसे ये है कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, बिफोर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन। तो कौन सा स्फीयर हायर पोटेंशियल पे होगा, तो देखिए जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल स्फीयर होता है वो हायर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्फीयर ए। नेक्स्ट है इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट विल फ्लो। इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर से किधर फ्लो करेगी, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो आपका आंसर हो जाएगा बी टू ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इलेक्ट्रॉन्स flow through a circuit in 0.5 hours, calculate the magnitude of current and charge भी दिया हुआ है हमको बस। ठीक है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे के रखा था 5.625 इंटू 10⁻20 एंड टाइम भी दिया हुआ था, टाइम कितना था 0.5 आवर्स एंड इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था। ठीक है, टाइम था 0.5 आवर्स एंड हमें इलेक्ट्रॉन गिवन था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, हमसे पूछा क्या है इसने क्वेश्चन में, करंट। ठीक है, ठीक है, करंट पूछा है तो करंट का देखिए इन सारे डेटा के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, I = NE/T। ठीक है,
सारी यूनिट्स देख लेते हैं। हाँ, टाइम की यूनिट गलत है, मतलब टाइम की यूनिट एसआई सिस्टम के हिसाब से गलत है, मैं बोल रही थी। आर में है तो इसको हम लोग सेकेंड्स में चेंज कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 3600, तो ये आपका सेकेंड्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बन जाएगा 5 इंटू 360 सेकेंड्स। वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक नीचे भी कैंसिल आउट होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। नंबर्स कितने हैं, 5.625 इंटू 10 की पावर 20, एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, अपॉन में टाइम कितना है 5 इंटू 360, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में आप जब इतना बड़ा नंबर्स देखेंगे तो आपका पहले दिमाग खराब हो जाएगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, है ना। अक्सर होता होगा आप लोगों के साथ। तो देखिए इसको देख के घबराना नहीं रहता है, इसको बस सिंपली आपको जो 10 की पावर रहती है आपको उसको पहले इग्नोर करके चलना है, आप उसको देखिए ही मत, ठीक है। अब फिर देखिए कि आप कौन से नंबर्स कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो 16 है और ये जो 360 है दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। इसको पहले ही कैंसिल कर दीजिए। तो 4 से जाएगा 900 और ये जाएगा 4 टाइम्स में, और कैंसिल हो रहा है 2 से कर दीजिए, 2 टाइम्स में जा रहा है, और ये चला जाएगा 900 का हाफ 450, और कैंसिल हो रहा है। तो 400 200 225, ये हो गया मेरा 225, ठीक। अब यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए तो यहाँ नीचे बढ़ जाएंगे 3 0, ठीक है। और ये 225 है और ये 5625 है, तो ये दोनों 25 के टेबल से तो 100% जाएंगे, ये 25 के टेबल से ये जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है 50, फिर देन 62, फिर 2 टाइम्स में हम 50 ले जाएंगे, तो ये 2 to 5 टाइम्स में जाएगा, और ये हमारा 9 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। और ये 5 से हम और कैंसिल कर देते हैं, तो 5 4 जा एंड 5 5 जा, ठीक है, ये 45 हो गया, ये 9 से और चला जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमारा क्या क्या बच रहा है, ये 5 बच रहा है, ये दो 10 की पावर्स बच रही हैं, और नीचे ये 1000 बच रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 जीरोज है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ठीक है। 1000 है तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब देखिए मेरा बचा क्या क्या है, बचा है मेरे पास 5 बचा है, एंड 10 की पावर 20 बचा है, 10 की पावर -19 बचा है, और अपॉन में बचा है 10 की पावर 3, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है, पावर्स क्या होती हैं आपकी ऐड, ठीक है। तो ये ऐड होके आपका क्या बन जाएंगी 5 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है। और अपॉन में क्या है मेरा 10 की पावर 3, बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर्स क्या होती हैं आपकी सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 - 3 यानी 10 की पावर -2, यानी करंट कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर, ठीक। ये आपका इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम की डेफिनेशन लिखनी थी, वैसे तो यहाँ मेंशन है, आप पढ़ लीजिएगा। सिंपली 1 ओम की जब आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है, ये होता है। तो ये R 1 कब होगा, जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, है ना। तो जब किसी भी सर्किट के अंदर एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है, और उसमें करंट कितनी बह रही हो, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। यही आपकी डेफिनेशन भी है। 1 ohm is defined as the resistance of an object when a current of 1 ampere flows through a object having a potential difference 1 volt, ठीक है। इसी चीज को इसने डेफिनेशन में बना के लिखा है, ठीक। नेक्स्ट है स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट। देखिए पैरेलल सर्किट क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपके रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलली लगे होते हैं, ठीक। तो जब भी आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो इनका जो वोल्टेज होता है सारे रेजिस्टेंस का वो सेम होता है। तो पहला पॉइंट आप ये बनाएंगे, वोल्टेज ऑफ ईच रेजिस्टर इज सेम, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये बनाएंगे कि जो इनमें से करंट पास हो रही होती है, सो जो टोटल करंट होती है वो
सारे रेजिस्टेंस में जो करंट पास हो रही होती है उनका सम होती है, ठीक है। सो आप ये लिखेंगे द करंट, करंट नहीं, टोटल करंट, ठीक है, द टोटल करंट इन पैरेलल सर्किट is equal to the sum of current in each circuit या in each resistor। जितना भी आपके हर रेजिस्टर में करंट पास हो रही होगी, जैसे यहाँ I1, I2, I3, तो जो टोटल करंट होता है वो इन सारे करंट का सम होता है, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज अ रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, पहला तो इसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि इनमें जो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज होती हैं वो एक्चुअल में मीट करती हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, रियल इमेज इज द इमेज विच फॉर्म्स व्हेन लाइट रेज मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती हैं, तो ऐसी इमेज को हम लोग कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। आप एक पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं कि दे कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज। देखिए रियल इमेज हमारा कौन सा मिरर बनाता है, तो ये है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है डज द मिरर नेम्ड बाय यू अबव गिव रियल इमेजेस फॉर ऑल लोकेशंस। तो इसका आंसर होगा नो, सारे लोकेशंस के लिए तो ये रियल नहीं बनाता, एक लास्ट केस आपका आता है उसमें ये वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाई डू लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों नहीं क्रॉस करती हैं, देखिए अगर मैग्नेटिक फोर्स की लाइन कभी भी एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही होती तो उस पॉइंट पे कंपास को रखने पर हमें दो दो डायरेक्शन मिल रही होती है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से मैग्नेटिक फोर्स की जो लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। यहाँ पे बाकी इसका आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स फॉर अ सिंगल बार मैग्नेट। अच्छा ड्राइंग करनी है यहाँ पे, देखिए सिंपली यहाँ पे आपको एक बार मैग्नेट बना लेना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए नॉर्थ पोल से निकल रही हैं एंड साउथ पोल में एंटर कर रही हैं, और ये जो आपका पोल्स होंगे वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी कंसंट्रेटेड दिखानी है। इस तरीके से आपका डायग्राम रहेगा, ठीक है। ओके सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका पेपर फिनिश होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आए हो, और अगर अच्छे से समझ में आए होंगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।